Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम ने पहली बार हमारी आईएचएफ फैमिली में अपना केस प्रेजेंट किया है, और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। केस बहुत बढ़िया है, और ढेर सारी चीजें हमें आज के इस केस से सीखने को मिलेगी कि जो हमारे फेल्योर्स रहते हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि उन्होंने कम से कम 4 से 5 मेडिसिन इस पेशेंट को दिए थे, और उसके बाद उन्होंने फिर सिमिलीमम को क्रैक किया है। तो इस केस से हमको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू जी सर। जी, ओवर टू यू मैम, स्टार्ट करते हैं। ओके सर। Gratitude to all mentors, Dr. Samuel Hahnemann sir, Dr. Praveen sir, Dr. Manoj sir, Dr. Dilip sir, Dr. Mahadik sir, Dr. Ashwini ma'am. Thanks to Praveen sir for giving me this opportunity. अभी पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ बोलना है कि इसके बारे में? गुड इवनिंग संजीवनी। गुड मैम इवनिंग आप एक सर। बार जी वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं अश्विनी मैम? मजे में हूँ सर। यही बोल सर रही थी मेरी आवाज संजीवनी को कि केस नरेट आवाज आ रही है करेगा। ना? मेरी आवाज आ रही यस है ना? यस जी आपकी आवाज आ रही है। क्लियर है। हाँ। केस नरेट करे एक बार तो सिर्फ ऐसा हाँ जी दो जी। केस रिकॉर्डिंग नरेट आएगा। करूँ क्या पहले? हाँ हाँ। यस मैम। ओके। ओके सर, मैं केस नरेट करती हूँ। ये जो पेशेंट है, अभी उनका एज 89 ईयर्स है। 10 साल पहले वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो उस टाइम पे उनको टीबी स्पाइन डायग्नोस हुआ था। उनकी एलोपैथी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, मगर मल्टीपल कंप्लेंट्स थे। तो उस टाइम पे हमने काली ब्रोम दी थी, डेल्यूजन गॉड वेंजियंस एंड बाकी टोटेलिटी कंसिडर करके। उसके बाद 2 साल उनके बहुत अच्छे गए। अच्छे गए मतलब वो बेड रिडन ही थे, मगर उनकी जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स थी वो सब कम हुई थी। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत था उनको, वो भी क्लियर हुआ था। खाना पीना वो सब अच्छे से उनका चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, इन बिटवीन ना उनकी वाइफ को सीए स्टमक डेवलप हुआ, और वाइफ की डेथ 5 महीने में ही हो गई। एक्चुअली लास्ट स्टेज थी, तो उनको भी होम्योपैथी चल रही थी। मैंने उनको नक्स दी थी, और उनकी पेनलेस डेथ हो गई। मतलब लास्ट डे तक वो सब अपना अपना कर रही थी, और ऊपर से अपने पेशेंट का भी बहुत ख्याल रखती थी वो। और हमारे पेशेंट को पता नहीं था कि वाइफ को सीए है। हम्म। तो उन पर बहुत ही डिपेंड थे। उसके बाद क्या हुआ ना, उनका धीरे 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 सब एक एक कंप्लेंट्स फिर से शुरू हो गए, जो कालीब्रम से पूरा सेटल हो गया था। तो उसके बाद मैंने एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वन कंसिडर करके उनको मैंने 5 मेडिसिन दे दी, बट नो यूज। मतलब एटलीस्ट 6 महीने तो हमने ट्राई किया, मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, पेशेंट का वर्जन ऐसा ही था। मतलब बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। ऐसे लगता है कि पेशेंट सेम सेम ही बोल रहे हैं। तो पेशेंट ऐसे ही बोलते थे कि मैम कितने दिन से मैं लेटा हूँ, मेरी बीमारी कब ठीक हो जाएगी, कितने दिन से मैं बीमार हूँ। और बीवी तो थी, तो ठीक था, वो सब मेरा करती थी। अभी वो नहीं है, तो मैं जैसे कि मेरा हाथ ही नहीं है, मुझे जल्दी ठीक करिए, बहुत दिन से मैं बीमार ही हूँ। तो उसके बाद ना मैंने उनके बेटे से बात की, और बेटे से बात करने के बाद मैंने ये रेमेडी निकाली। तो बेटे से मैंने पूछा कि उन पर क्या इफेक्ट हुआ है माँ जाने के। तो
तो वो बोले कि दुखी तो रहती है, मगर क्या होता था ना, माँ उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनका खाना पीना टाइम टू टाइम देना, क्लीनिंग, एंड उनके साथ टीवी देखना, बातें करना, 24 आवर उनको अटेंड करती थी। तो और वो तो है ही। और दूसरी बात क्या हुआ है ना, अभी इरिटेट बहुत हो रहे हैं वो। छोटी छोटी बातों से वो इरिटेट होते हैं। कुछ भी अगर बोला तो जल्द ही इरिटेट हो जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली कि वो ना सबसे सबको कॉल करते कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उनका पोता एमडी मेडिसिन है, उनकी तो बेसिक एलोपैथी की सब ट्रीटमेंट चल ही रही थी। उनको भी बार बार कॉल करके मांगते थे कुछ ना कुछ मेडिसिन। आयुर्वेदिक डॉक्टर को कॉल करके मांगते थे। गांव में जो जड़ी बूटी वाले रहते इसी में रख लेना, उनसे भी, फेंक दियो, खा ले, थोड़ी सी तो है। जड़ी बूटी वालों को भी कॉल करके उनसे भी कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। और मंदिर में प्रसाद, या जो भस्म मराठी में अंगारा बोलते, वो भी लोगों से मांगते थे। और ऊपर से मुझे भी हमेशा कॉल करते थे। मगर उनके पेशेंट ने, बेटे ने बताया उनको सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट और आपकी ही ट्रीटमेंट चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन बहुत है। मैं सब डालती ना तो और कंफ्यूजन हो जाता। तो मैंने एकदम शॉर्ट करके सब डाला है। और रूब्रिक्स भी बहुत ही सिंपल मैंने लिए है। हमारा तो हमेशा ऐसे ट्राई रहता है दिशा ग्रुप में भी, कि सिंपल रूब्रिक से जितना हो सके उतनी रेमेडी निकालना, रेयर हो अनकॉमन हो कुछ भी, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा रहता है। तो अभी बोलिए, अगर आपको किसी को अगर कुछ पूछना है, केस ना समझी हो तो पूछिए। जी बताइए प्लीज, केस को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। जी बताइए, अगर केस को लेके कोई क्वेश्चन है किसी का, आपको केस में कुछ कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सोचना इस केस में। हम लोग जो कॉमन रूब्रिक्स लेंगे ना, उसमें से अनकॉमन रेमेडी आने वाली है। तो संजीवनी का ऐसे रहता है, मैंने उसके केसेस देखे हुए बहुत। जी बहुत कॉमनली, और जो बात बार बार ठीक है। बोल रहा तो है इस केस में बार बार जो बात बोल रहा है वो पकड़ना है इसे। बोलो, अच्छा लिखा है लोगों ने, एनालिसिस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं। तो अपने राजस्थान के सर है क्या वो, सिंगारा सर है क्या वो? अभी उन्होंने दूसरे ग्रुप पे डाला था। मुझे लगता है कि रेमेडी का छोड़ो, मगर हम एक एक रूब्रिक निकालते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अनकॉमन रेमेडी है तो थोड़े से बोलते भी नहीं है लोग। नहीं नहीं, एक ही फीलिंग एक। क्या आया ना। हाँ, वो भी वो फीलिंग हाँ, अभी हेल्पलेस तो समझा ना सब लोगों को। हाँ, राइट, हाँ। तो बोलो, आगे क्या है? क्या करूँ सर, मैं बोलूँ क्या? हेलो। जी मैम, प्लीज। हेलो। तो सर मनोज जी सर सर। बोल रहे थे। हाँ, आप लोग को जो भी समझ में आता है आप लोग बोलिए। मैंने केस सुना नहीं, से मैं भी कुछ कॉल आ गया था। तो जो आप लोग, जब इन्होंने जो केस बताया उसको कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा ना। सपोज ये आपके क्लिनिक में आता, आप क्या सोचते हैं? आप अपने व्यूज को रखिए। तो उससे जो भी रेमेडी आएगी उससे हमें इस रेमेडी से कैसे डील करेंगे वो भी सीखने को मिलता है।
कहाँ गलत है वो भी समझ में आता है। तो बोलने में हिचकिचाएंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। सीखता वही है जो गलत सलत जो भी हो बोलता है। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन बिना किए आप लोग जरूर बोलिए, कम से कम 4-5 लोग तो बोलिए मैम जो हेलो समझ में आता है। आपने केस सुना, कुछ नहीं, हेलो केस के रेमेडी कौन सा, एनालिसिस बोलिए। मैम मैं बोलूँ क्या? जी मैम। हाँ, यस यस बोलिए। मैम ये जो बंदा है पहले अपनी वाइफ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था, मतलब हर काम उसकी वाइफ ही करती थी। और उसके उनके जाने के बाद में ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि बेड रिडन था, उसको सारी चीजों की जो जरूरत होती थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी। बाद में उसको अपनी हेल्थ के लिए बहुत एंजाइटी हो गई कि इतने दिन हो गए बेड पे पड़े हुए, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर ना हो, अपना काम सब कुछ कर सके। और उसके बाद में क्या है, बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था और वो चाहता था कि जल्दी जल्दी से मतलब कि मैं ठीक हो जाऊं। और इसीलिए वो कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी वो मतलब वो क्या कहते हैं पंडित के वगैरह के पास से जड़ी बूटियां वगैरह जो मंगवाते थे, कि ये ऑल्टरनेटिव वेज थे उसके कि किसी तरीके से वो मतलब कि ठीक हो जाए। मेन तो यही लग अच्छा। रहा है इस केस में कि वो अपने बेड पे और वो पड़े रहना नहीं चाहता है। हाँ, यस मैम। तो मीन्स अप्लाइंग ना, मतलब कि है ना, एक डिफरेंट मीन्स अप्लाई कर रहा है कि किसी भी तरीके से मेरे को ठीक होना चाहिए बस। और अपने आप को वो इसीलिए हेल्पलेस फील कर रहा है ना, बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस हो रही है यस मैम, उसको हेल्पलेस तो है कि ही इस केस में। हाँ, कि मेरे हाथ कर वाइफ चली गई तो लगता है कि हाथ ही कट गया, क्योंकि वो कर नहीं सकते तो वाइफ उनका कर रही थी, तो वाइफ के हाथ उनके हाथ थे, तो अब लगता है उनके हाथ कट गए हैं, कुछ कर नहीं पा यस रहे हैं। मैम। ये वाला है। हाथ, हाँ, वो जो बोल रही है ना आप, हाथ जैसे नहीं है कि या हाथ कट गए, वो हेल्पलेसनेस फीलिंग है। हाँ वही है। हाँ। मैम इसके लिए और हम डिल्यूजन आप हैंड इरिटेट, और कट नहीं लेंगे? इरिटेबल, इरिटेट तो है ही है ना, मतलब कि एक हाँ बंदा हाँ, इतने यस दिनों से मैम, यस बीमार मैम, पड़ा हुआ है तो वो नेचुरली वो चिड़चिड़ होएगा ही ना उसपे, क्योंकि यस हर मैम, चीज यस के मैम, लिए हाँ, वो डिपेंडेंट है, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए उसको दूसरों का सहारा चाहिए, तो वो नहीं चाहता है, इसीलिए यस वो उसको खींच चढ़ती है। यस मैम। हम्म। मैम इसमें हम और डिल्यूजन हैंड्स आर कट नहीं लेंगे, इसमें हेल्पलेस फीलिंग लेंगे। यस मैम, यस मैम, हाँ। आर्म्स, आर्म्स कट ऑफ का रूब्रिक क्या है पूरा? डिल्यूजन, आर्म्स, आर्म्स आर कट ऑफ, ऐसा रूब्रिक है ना। मीन्स एक आर्म नहीं है ये। रूब्रिक को ना ऐसे समझो, एक आर्म नहीं है इसकी, सिर्फ वाइफ गई है। वो तो आर्म्स मतलब गैप्टिश क्या ही है? है उसमें सिर्फ एक। हाँ लेकिन आर्म्स का मीनिंग समझेगा हम लोग। आर्म्स मतलब क्या, हमारा बाकी का पूरा आइटम, मीन्स भाई बहन वगैरह ये सब ले सकते हैं हम लोग, एक नहीं ये, है ना। वो आर्म्स है, मीन्स दो आर्म है। इसकी वाइफ अकेली गई है, वो अकेला वाइफ पे डिपेंड था। अभी तो उसके लिए उसका बच्चा कर रहा है ना बहुत अच्छे से, है ना संजीवनी, उसका बाकी का आइटम अच्छा कर रहा है ना उसके लिए। यस, अच्छा करे। और अभी आपका, हमारा पेशेंट भी देखिए ना कैसे है, वो सबसे हाँ करवा के भी ले रहा है, समझता है उसे हाँ सब, तो हाँ कि ये सब इसीलिए ना बिजी आर्म्स लोग है। नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पर। ये है ना, जो आप सब लोगों ने आर्म्स जो लिया है ना, ये नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि आर्म्स का मीन्स मेनी है, टू आर्म्स ऐसे है। एक आर्म नहीं, इसकी वाइफ एक अकेली गई, उसके बाद इसको कंप्लीट स्टार्ट हुआ है। और अभी कैसा है पेशेंट ना, ये सोचो, बेड पे पड़ा हुआ है, ये सोचो, हेल्पलेस पक्का है, हेल्पलेस छोड़ो मत। समझा ये आर्म्स क्यों नहीं लेने का? यस मैम, यस मैम। और सिंगल रेमेडी रूब्रिक है तो बैप्टिशिया का बाकी का कोर भी मैच होना चाहिए, तो वैसा तो कुछ कहीं पे नहीं लगा।
वेब से आउट। ओके चलो बोलो और। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी मैम आपकी। ने- जी बोलिए मेघा मैम। जी और ऐड कीजिए, कौन करेंगे? प्लीज जल्दी जल्दी ऐड कीजिए, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। हाँ मैम, एक बात थी, जैसे उनकी वाइफ एक छोटे बच्चे की तरह संभाल रही थी, है ना। उनको सारा दिन मतलब कैरी करके रखा हुआ था हर चीज के लिए। तो अभी उसकी भी तो वो मिस कर रहे हैं ना, कि वो मेरे को कोई संभालने वाला नहीं है। हाँ मैम, ये तो कॉमन ही रहेगा ना ऐसे केस में। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो भी इतनी अचानक से, उनके लिए तो अचानक से था। तो ये बहुत कॉमन रहता है ऐसे केसेस में। ओल्ड एज और पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो पार्टनर को बहुत मिस करना और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ये बहुत ही कॉमन रहता है ऐसे केसेस में। सिग्नस बी में भी ऐसा देखा जाता है, जैसे खोनियम का है ना, वैसे सिग्नस बी में भी सेम चीज देखी जाती है। बट यहाँ पे सिग्नस बी के तो कुछ वैसे नहीं सर। ये अपने काम के लिए मिस कर रहा है उनको। यस मैम, सिग्नस मैंने सोची थी मगर नहीं दी भी नहीं मैंने। हम्म। ये सेल्फिश है क्या मैम, थोड़ा सा बंदा कि अपने काम के लिए उसको अपना काम पूरा नहीं यस, हो रहा है इसीलिए। यस मैम, यस मैम, एक्चुअली सेल्फिश रूब्रिक में नहीं है शायद ये रेमेडी, मगर है, उस टाइप का नेचर है उनका। हम्म। सेल्फिश है। हम्म। हेलो मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ, यस यस, बोलिए मैम हाँ। ये पेशेंट जो है ना, जैसे बोल रहा है बार बार कि सबसे हेल्प मांग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना, ये ला दो वो ला दो, या ये दवाई दे दो, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो, है ना। और इसका जो मेंटल मेंटल स्टेट है ना, वो भी सही नहीं है, डिलीरियस स्टेट लग रही है मुझे। ये ना उसमें ना हेल्प मांग रहा है कि भाई जैसे तैसे मैं ठीक हो जाऊं या उठ के खड़ा हो जाऊं, या मेरे को हेल्प मिल जाए, क्योंकि इसकी वाइफ चली गई है। तो मैम एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, और ये कैरिड होना चाहता Yes, है, ma'am. और हाँ डिलीरियम कॉलिंग फॉर हेल्प। तो ये मैम मुझे जो है हाँ। ना सिंपल सोचने में आया, स्ट्रामोनियम लग रहा है मैम मुझे। और ये नहीं सर, किलिंग। डिलीरियम। हम्म। हाँ जी। डिलीरियस तो नहीं था पेशेंट। एक्चुअली क्या है ना, ये बार बार देखिए बोल ना रहा था ना मैडम, हमारी। आपने कहा कि ये बार बार एक ही चीज बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है बार बार, इसलिए मैंने नहीं नहीं नहीं, सोचा। वो वैसे नहीं, वैसे नहीं, बार बार मतलब क्या है ना सर, 6 महीने तक फेल्योर ही था। 6 महीने कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो क्या करेगा ना बंदा, ट्रीटमेंट तो शुरू थी मेरी, बाकी तो हम्म। कोई वो नहीं ले रहे थे। तो मुझे मुझे ही ऐसे लग रहा था कि सेम 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 बोल रहे हैं, और ऐसे होता भी है। जब केसेस निकलते नहीं है ओके। ना 4-6 महीने तक, तो हमें ऐसा ही लगता है कि पेशेंट वही वही बोल रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। और फिर भी उसने फिर मैम। ट्रीटमेंट शुरू जी। रखी थी। हम्म। इसके बाद यदि स्ट्रामोनियम मैम तो कोनियम हो सकता है क्या? इसकी वाइफ चली गई उसके बाद, थोड़ा सा ये जाने के बाद नहीं ऐसा एक सर, सोच वही तो सकते मैं हैं। बोल रही हूँ, वाइफ जाने के बाद दुख होना, या एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ते वो तो मैंने पहले ही डाला था कि वो रूब्रिक नहीं लेना है इस केस में। और ये कॉमन रहता है ना, पार्टनर जब जाती है पहले से, बंदा इतना बीमार है, बेड रिडन है, उसी में अगर वाइफ चली जाती है अचानक से, तो ये सब फीलिंग तो कॉमन ही है ना, किसी को भी, किसी और भी मैम ह्यूमन बीइंग को आती है ये फीलिंग। ये ना एक मुझे मैम इस लास्ट, केस में बहुत कॉमन। हाँ। लास्ट में आर्सेनिक है, बस बस ये चार्ट में मेरे। हाँ नहीं सर, अनकॉमन रेमेडी है ये।
और किसी को बोलना है? हेलो। जी मैम, जी मैम, आप डिस्क्लोज शुरू कीजिए करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, फिर लास्ट में लेते हैं मैम क्वेश्चन। हाँ, या बीच में किसी को अगर कुछ पूछना है तो भी बोल सकते हैं। जी मैम। अभी देखिए। हाँ, मैं भी जो बोल रही हूँ कि ये जो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन है ना, ये बहुत ही कॉमन रूब्रिक है इस केस में। और इसी पे मैं अटकी थी, इसलिए मैं रेमेडी तक नहीं पहुंची। तो दूसरी बात, बेटे से बात करने के बाद मेरी रेमेडी क्लियर हो गई। एक तो हेल्पलेसनेस फीलिंग, अभी क्या करे, सब अपने अपने मोबाइल की रेपर्टरी निकाले और रूब्रिक डाले, तो हमें इजी हो जाएगा समझने के लिए। हेल्पलेसनेस फीलिंग तो सबको समझा। वो अभी सब डालिए। उसके बाद ना वो पेशेंट क्या बोल रहे थे, कितने दिन से मैं बीमार हूँ, मेरा मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मुझे ठीक करे, कितने दिन हो गए मैं बीमार ही हूँ। हम्म, तो ये डेल्यूजन जर्नी, ये रूब्रिक मैंने लिया था। उस पेशेंट से तो मुझे एक ही रूब्रिक मिल रहा था, सिर्फ वही रूब्रिक। और बेटे ने क्या बताया कि इरिटेट बहुत हो रहे हैं। हाँ, जल्दी ही इरिटेट हो जाते हैं, कुछ भी छोटा सा भी कुछ हो तो तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। शायद मैंने ऐसे ही डाला था, और मेरे वो ट्रांसलेशन में भी मैंने ऐसे ही बोला था। तो अभी इरिटेबिलिटी ट्रिफल और इरिटेबिलिटी इजीली, ये भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते। इरिटेबिलिटी इजीली हमारे केस में है। किसी ने तो ट्रिफल डाला था, मगर ट्रिफल नहीं है, इजीली है। इजीली में क्या होता है ना, पेशेंट तुरंत जल्द ही इरिटेट हो जाता है। हम्म और अभी ये 3 रूब्रिक डालने के बाद ही देखिए कौन सी रेमेडी आ रही है। कोई बोलेगा कौन सी रेमेडी आ रही है? सेंगुइनरी। संगीनेरी आ रही है। संगीन हाँ। एरिया। हाँ, यस। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब ये 3 रूब्रिक मोबाइल में डाले ना, मतलब रेपर्टरी में डाले ना, तो सेंग्विनुरिया आई मेरी। तो मैं भी उस टाइम पे शॉक हो गई ये रेमेडी देखने के बाद। और बाकी ना, आ, वो जो बोल रहे थे ना अंकल कि बेटे ने बोला ना कि अंकल सबसे कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। हम्म? तो वो जो है ना, मुझे पहले अडल्ट्रस लग रहा था, मगर वो अडल्ट्रस कंसिडर करके भी मैंने उनको एक रेमेडी दी थी। अ, तो अडल्ट्रस नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आ रहे थे, फिर भी वो सिर्फ होम्योपैथी ले रहे थे। मुझे पूछते थे कि आयुर्वेदिक ले लूं क्या, तो मैंने ना बोला तो नहीं लिया उन्होंने। और पहले जब होम्योपैथी स्टार्ट की ना, उस टाइम भी उन्होंने अपने पोते से पूछा था, वो एमडी मेडिसिन है, कि होम्योपैथी ले ले क्या। तो वहां पे अडल्ट्रस नहीं है, ये ना बोरोविंग फ्रॉम एवरीवन है, ये रूब्रिक। समझ में है? बोरोविंग फ्रॉम एवरीवन, ये रूब्रिक समझ में आया है? किसी को अगर कुछ पूछना है? बोरोविंग फ्रॉम मतलब हर किसी से मांगना, मराठी में उसे उसनवार ऐसे बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो अ, सबसे मांगना ऐसे, या कर्ज लेना सबसे, ऐसे भी होता है। हम्म? तो वो ये रूब्रिक यहाँ पर भी लग सकता है, और वो फिजिकली भी सब पे डिपेंड है, सबको हेल्प मांगते हैं, वहां पर भी बोरोविंग फ्रॉम एवरीवन ये रूब्रिक लग सकता है। दूसरी बात, क्या है ना, डेल्यूजन पैरालाइज, वो बोले कि वाइफ गई, एक तो मैं खुद का कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से मेरी वाइफ जाने के बाद मैं ना खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, उठ सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ये डेल्यूजन पैरालाइज है। और हेल्पलेसनेस, पैरालाइज सेंसेशन ऑफ बीइंग, एक कोर फीलिंग है सेंग्विनिरे का। तो इसमें तो सिंगल है, डेल्यूजन, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ पैरालाइज्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग, इसमें सिंगल है रेमेडी। और ये सेंग्विनिरे का कोर फील है, और हमारी केस का भी कोर है ये। समझ में आया? मैडम रिपीट की। अ, समझ में आया ना?
डाउट नहीं है ना मैम, किसी को कुछ? लेकिन मैम डिल्यूजन जर्नी आपने कैसे लिया वो एक्सप्लेन करो ना एक बार। हाँ, वो क्या बोल रहे थे, कितने दिन से मैं बीमार हूँ, लेटा हुई, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ये मेरे चल ही रही है। वो भी मैंने अच्छे से डाला था रिटर्न में और एक्सप्लेन भी किया था, तो आप लोगों से वो शायद मिस हो गया होगा। तो ये चल ही रही है मेरी बीमारी कितने दिनों से। ये डिल्यूजन जर्नी ये रूब्रिक है, और ये रूब्रिक ना बहुत कॉमन है, बहुत केसेस में हम यूज कर सकते हैं। और ये रेमेडी ना बेड रिडन पेशेंट के लिए बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। समझ में आया? मैम हाँ। और है क्या जो क्या डिलीजेंट बोलिए? जर्नी, मैम ये जो हाँ डिलीजेंट जर्नी जो लिया है, तो इसको हम जैसे हाँ परसिक्यूट भी ले सकते कि ये बीमारी मुझे हाँ, छोड़ी। परसिक्यूटेड तो है ही ना मैम, है ही ना। हाँ, मगर क्या होता है ना, ये बहुत बार ऐसे कॉमन रूब्रिक से भी हमारे केस निकलती है, मगर मेरे केस ने तो मुझे बहुत परेशान करके रखा था। ये भी कॉमन रूब्रिक है ना इस केस में, मगर मेरा ऐसा हो गया था कि अभी कुछ तो अनकॉमन सोचे, फिर भी सिंपल रूब्रिक थ्रू गई मैं, तो ही सैंग्विनरी आ गई मेरी। और ये रूब्रिक समझ में, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ पैरालाइज्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग। ये पेशेंट पैरालाइज्ड फील कर रहा है और उस कारण हेल्पलेस हुआ है। हम्म, उनकी बीवी जो उनका साया थी वो चल बसी, और पेशेंट का क्या था, वो पहले से बेड रिडन था। यार ये रूब्रिक किस रिपर्टरी में है? हमारी मोबाइल में भी, मोबाइल रिपर्टरी पे भी मिलता है, रडार में है ना, फुल सिंथेसिस में। अभी सर हम आगे जाए क्या, फिर बहुत टाइम लगेगा। यस मैम, यस। हाँ, बीच में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। अभी हम थोड़ा ना सैंग्विनेरिया पढ़ेंगे। क्या हुआ था ना, अनफॉर्चुनेटली ना मैं ये रेमेडी कभी सीखी नहीं थी, और मेरा ऐसा है कि मैं बहुत सालों से सेगल फॉलो कर रही हूँ, और एचएचएफ में मैं अभी आई हूँ। तो यहाँ पे ना हमें ऐसा ही सिखाया गया था कि अगर आप रूब्रिक पे कंफर्म हो, तो रेयर रेमेडी हो, अनकॉमन रेमेडी हो, तो आप दे सकते हो। हम्म? ऐसा नहीं कि वो रेमेडी हमें आती नहीं है तो देनी ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म? अभी सैंग्विनेरिया क्या है? सैंग्विनेरिया इज बिलोंग्स टू पेपेवेरेसी फैमिली। मेन थिंग ऑफ पेपेवेरेसी, लॉट्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। ये रेमेडी बहुत सेंसिटिव होती है, स्लाइट कुछ भी चेंज हुआ तो उसके लिए सेंसिटिव होती है। स्लाइट नॉइज, वॉइस, इमोशंस, कुछ भी चेंज हुआ, स्लाइटेस्ट चेंज हुआ तो उसके लिए सेंसिटिव रहती है। और सैंग्विनेरिया क्लिंग भी करता है। हेल्ड डिजायर, हेल्ड एमिग्रेशन, ये भी रूब्रिक है, ये हमारे केस में भी हम यूज कर सकते हैं। पेशेंट, इस रेमेडी का माइंड बहुत एक्टिव होता है। टू मेनी थॉट्स, पास्ट, फ्राइटफुल, वेक्सिशियस थॉट्स, डिस्कस्टिंग थॉट्स विथ नोशिया। इसके ड्रीम्स बहुत फ्राइटफुल होते हैं। सेंसेशन एज if paralyzed and unable to move while lying on her back with full consciousness of her surrounding। हमारे पेशेंट की भी कंडीशन यही थी, वो खुद से हिल भी नहीं पा रहे थे, मगर कॉन्शियस थे सराउंडिंग के लिए, कि फोन पे बात करना, किसी का क्या चल रहा है। और उनको ये भी समझता था कि मेरी वाइफ जैसी मेरी सेवा करती थी वैसे बेटे बहू नहीं कर सकते, उनको अपना अपना काम है। लेजीनेस बहुत रहता है इस पेशेंट में। डेवलप टोटल लैसिट्यूड, ऑलमोस्ट नो डिजायर टू डू एनीथिंग। लेजीनेस वेदर इन डैम्प। अभी डैम्पनेस क्यों आया इसके लाइफ में, उसके रिलेटिव्स के कारण भी डैम्पनेस आता है। ड्यू टू दिस शॉक, फ्राइट, टॉर्चर, with this kind of fright, incapacity to do anything, they can't do anything, बिजनेस इनकेपेसिटी है इस रेमेडी में।
They develop state where they don't feel like doing work and loss of ambition to work. Ambition loss of cloudy wet weather in. इसमें ना सिंगल रेमेडी है, कंप्लीट रेपर्टरी का एक रूब्रिक है ये. जनरली सैंग्विनियरी पेशेंट इज वेरी होपफुल रिकवरी ऑफ. इसमें भी 2 ही रेमेडी है, सैंग्विनियरी एंड ओलिवसेक. स्लाइटेस्ट ट्रिफल कैन कॉज एक्सट्रीम एंगर, रेज, इंसल्ट्स एंड इंडिग्नेशन. ये स्टेपिसेग्रे के जैसे इसका इंडिग्नेशन रहता है. His initial stage is like delusion. He is in a railway car. इसमें भी सिंगल है रेमेडी. इनिशियल डेज उसके कैसे रहते, एकदम कंफर्टेबल लग्जरियस ऐसे रहते हैं. डिजायर्स इंडेफिनिट एंड ऑलवेज डिमांडिंग. तो आईपीआर भी परेशान हो जाएगा ना, इतनी सारी डिमांड्स करता है वो. और तो वो आईपीआर भी कितनी फुलफिल करेगा ना उसके डिमांड्स. बीइंग लेजी, नथिंग टू अचीव, ही ओनली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंट. सिर्फ रिलेटिव्स को मांगता रहता है, खुद तो लेजी होता है. चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेशन, मीनिंग इट कुड बी रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेंबर्स. ये चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेशन मतलब क्या रहता है ना, कुछ भी लाइफ में चेंज हो जाए. रिटायरमेंट के बाद भी जो चेंज आता है ना, उससे भी बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं. डेथ ऑफ पार्टनर रहती है, बहुत बार बेटे का एटीट्यूड चेंज हो जाता है ओल्ड एज में, उस कारण भी उनके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं. फिर भी पेशेंट हमारा बहुत ही होपफुल होता है. इसे ठीक होना है, मगर क्या, दूसरे के सहारे. डैम्प वेट वेदर इज मतलब जब उसके लोग ही उसे उसकी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं. डलनेस, इंडोलेंट, लेजी पड़ा रहता है फिर वो. ही कैनॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैनॉट टेक एनी डिसीजन इन लाइफ. ये कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता लाइफ में. रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ड्रिंक्स अल्कोहल टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वांट्स अदर टू होल्ड हिम. कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सिर्फ उसे लगता है कि बाकी लोग मुझे हेल्प करे, होल्ड करे. रिस्पॉन्सिबिलिटी की रूब्रिक भी नहीं है इसमें. वेरी मच फास्ट स्पीड एंड मूवमेंट, ही कैनॉट टॉलरेट दैट इन हिज लाइफ. अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो ऐसे ही रहेगा ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, ये तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है. सैंग्विनियरी पेशेंट बहुत बार ड्रिंक्स लेके परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नक्स रहता है वैसे नक्स के जैसे परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, मगर ड्रिंक्स लेके. एंड ऑल्सो केयरिंग लाइक कोक्यूलस. अभी ना थोड़े हम इसके रूब्रिक देखेंगे. इसमें इस रेमेडी में रूब्रिक भी बहुत कम है, और मुझे फुल सिंथेसिस में एंड कंप्लीट रेपर्टरी में एलिमेंट्स वाला रूब्रिक भी नहीं मिला. तो अभी हम इसकी इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वो देखेंगे. एम्बिशन लॉस ऑफ क्लाउडी आपका वेट कैमरा ऑफ वेदर. है मैम, संजीवनी मैम, हाँ, आपका कैमरा ऑफ है जी. हाँ. एम्बिशन लॉस ऑफ क्लाउडी वेट वेदर इन. वो एक तो लेजी पर्सन है, दूसरों को क्लिंग करता है. ऐसे केसेस में आईपीआर भी कितनी उसकी तरफ ध्यान देंगे ना, और इस कारण वो आईपीआर ध्यान नहीं देते. इस कारण और वो उसकी एम्बिशन लॉस हो जाती है. बिजनेस इनकेपेसिटी रहते हैं इसमें. बोरोविंग फ्रॉम एवरीवन, ये रूब्रिक भी अभी हमने सीखा. अगर किसी को कुछ डाउट है इस रूब्रिक में तो और हम उसे एक्सप्लेन करेंगे. बिजनेस इनकेपेसिटी मार्क है केयरफुल ऑफ डेल्यूजन जर्नी, डेल्यूजन पैरालाइज्ड, डेल्यूजन रेलवे ट्रेन इन अ रेलवे कार. इसका मतलब उसकी लाइफ वो एकदम आराम से लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है. डिजायर्स
full of desires, indefinite, and easily. उसके डिजायर्स तो बहुत रहते हैं मगर खुद से काम करना ये उसे पसंद नहीं है। सिर्फ डिजायर्स कैसे फुलफिल करनी है, बोरोविंग करके फुलफिल करनी है और दूसरों को क्लिंग करके मतलब हेल्ड एम्युलेशन हेल्ड डिजायर करके उसकी डिजायर्स उसे फुलफिल करनी है। फ्राइटेंड इजीली, हेल्पलेसनेस as if paralyzed sensation of being, impatience, trifle, irritability easily, laziness in damp weather, rage, insults after, recognizing everything but cannot move. इसमें भी दो ही रेमेडी है, कोक्युलस एंड सैंग्विन्यूरिया। अभी वो जो पड़ा रहता है मगर उसे ये भी समझता है कि बहू बेटे अपने अपने काम में इतने बिजी है तो कितना मुझे हेल्प कर पाएंगे, कितना मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, ये भी उसे समझता है। सेंसिटिव लाइट, सेंसिटिव नॉइज, सेंसिटिव ओडर, स्लाइट चीजों के लिए, स्लाइट नॉइज के लिए भी वो सेंसिटिव है। और हमेशा डिसीज के थॉट्स रहते हैं उसे, थॉट्स डिसीज ऑफ। एंड वेदर क्लाउडी एग्रेवेशन, एक क्लाउडी वेदर एग्रेवेशन, डैम्प वेदर, ये मेटाफोरिकली हम ये यूज कर सकते हैं। मेरा हो गया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम वो रूब्रिक बताइए ना, वो ट्रेन वाला कौन सा बोल रहे थे, एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, वो आप निकाल सकते हैं इसमें रेपर्टरी से, मोबाइल रेपर्टरी से भी। डेल्यूजन रेलवे ट्रेन इन अ रेलवे कार, उसके नीचे और भी 2-3 रूब्रिक है। इसका मतलब क्या होता है ना, पेशेंट की इनिशियल डेज जो रहते हैं ना वो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ वो जीता है और लेजीनेस है, बिजनेस इनकैपेसिटी है इसमें। और बाद में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लाइफ में कुछ भी चेंज हो जाता है तो तुरंत वो उसके सिम्टम्स वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब फिजिकली मेंटली। हेल्पलेसनेस वगैरह समझा ना सबको? यस मैम। जी जी मैम, जो बोरिंग फ्रॉम एवरीवन है वो भी बहुत अच्छे से इस रूब्रिक के इस केस के जरिए सीखने को मिला है कि हम इसको इस तरह हाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वंडरफुल केस मैम, हाँ बहुत ही प्यारा केस। हाँ। और कुछ ऐड करना चाहता है क्या? हेलो मैम। जी अश्विनी मैम, आप कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए हरिओम से। मैम इसमें एक रूब्रिक है, बरोज ट्रबल्स ऑलवेज फाइंड ट्रबल्स, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे मैम। वो भी ऐसे इसी टाइप का रूब्रिक है सर। मतलब कुछ ना कुछ तो ये निकालता रहता है, कुछ ना कुछ तो, मुझे ए हुआ है, ओ हुआ है, ऐसे। और दूसरों की हेल्प मांगता है, दूसरों की हेल्प मांगता है। अभी हमारा पेशेंट क्या कर रहा था, मेडिसिन मांग रहा था सबको, मगर बहुत बार ना पेशेंट किसी को अगर क्लीन करते हैं, ये जो हेल्थ एम्युलेशन हेल्थ डिजायर ये रूब्रिक हम लेते हैं ना, तो फैमिली मेंबर रिलेटिव्स को सबको ऐसे करते हैं फिजिकली कि मुझे कैरी करो, मुझे हेल्प करो, मुझे उठाओ, मुझे ए दे दो, मुझे ओ दे दो, मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसे। तो वहां पर भी रूब्रिक हम लगा सकते हैं, मतलब सेम ही मीनिंग है। बोरोविंग फ्रॉम एवरीवन मतलब ना कर्ज लेना दूसरों से, ऐसे डिक्शनरी मीनिंग रहता है। और दूसरा आप बोले वो बोरोस ट्रबल, वो ऐसे रहता है, हो सकता है उसका मीनिंग कि दूसरों को क्लिंग करना,
और फिजिकली दूसरों पे डिपेंड रहना। और प्रवीण सर आप भी ऐड किए, मनोज सर, दिलीप सर भी है ना। बोरस ट्रबल में है ये रेमेडी? बोरोस ट्रबल जी जी है। सिंथेसिस में है क्या सर? मैम कंप्लीट में हमारे दिया है, केस में नहीं सिंथेसिस है का पता रूब्रिक। नहीं। हाँ, एक मिनट, मुझे नहीं दिख रहा है ना इसमें, मेरे मैम कंप्यूटर में बोरोस ट्रबल्स जी नहीं ट्रबल। दिख रहा है। हेलो मैम। ये मैडम हाँ, सिंथेसिस में नहीं है। मैम बोरोस ट्रबल मैं तो कंप्लीट में डिफरेंट हो ही नहीं जाता है मिला ना, मुझे। क्योंकि वो नो नो, ऐसा कुछ ट्रबल में करता है रहता है क्या बिना पहले ये मतलब की दिखाओ। परेशानी ये बोलता रहता है, ऐसे में आता है ना। बराबर। हाँ, लष्कराच्या भाकरी जी भाजी जी मराठी में बोलते हैं हम लोग उसको। मीन्स काम धाम नहीं है, हाँ, फिर भी वो ना, जाके दूसरा के। हाँ, बोल संजय। और ना, हाँ, ये ना ऐसे भी ले सकते हम, कि बिना वजह ये कुछ ना कुछ तो करते रहना, ऐसे मतलब बिना वजह एंजाइटी वगैरह लेना, जो ओल्ड एज के जो पेशेंट रहते हैं, घर वालों की चिंता करना, हम्म, खामखा चिंता करना, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता। वो ना कुछ हेल्प कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, या ऐसी चिंता करने वाली कुछ बात भी नहीं होती, उसके लिए खामखा चिंता करते हैं, वहां पर भी ये रूब्रिक हम ले सकते हैं। बिना मतलब कि सब ट्रबल्स लेना, ऐसे। होगी ना, मतलब हम खुद जाके ये हेलो, रूब्रिक सिंथेसिस में है मैम? बोरस सिंथेसिस में ट्रबल है? ये सिंथेसिस में होगा या कंप्लीट में होगा? कौन मैम सा मैंने डाला है, रूब्रिक? कंप्लीट में है, मैंने पेस्ट किया है ग्रुप में, कंप्लीट कंप्लीट, का है ये। हाँ कंप्लीट में है, शायद कंप्लीट में है ये। इसके लिए मैंने कंप्लीट डायनामिक्स तो रेफर नहीं की है, सिर्फ फुल सिंथेसिस और कंप्लीट ही रेफर की है मैंने। और इसका मटेरियल भी ना, अनफॉर्चुनेटली इसका मटेरियल भी ज्यादा मुझे मिला नहीं कहीं पे। एक्चुअली रेमेडी कहीं हुई ज्यादा मैंने देखी भी नहीं है, इसके लेक्चर्स वगैरह कभी अटेंड नहीं किए। किसी को कुछ यस इसके मैम। बारे में इंफॉर्मेशन हो तो ऐड करिए प्लीज। ये हेल्पलेस की फीलिंग में कैसे जाता होगा ना सैंग्विनेरियो? क्या तो बोले, अभी मैंने जो रूब्रिक हेल्पलेसनेस का? देखा, हेल्पलेस की हम्म, इसमें कैसे जाता होगा, कैसे जाता होगा हेल्पलेस में वो? क्या पैरालिसिस तक जा हेल्पलेसनेस रहा में है? क्या? हाँ, हम्म। क्योंकि उसके जो डिजायर्स होते हैं सैंग्विनेरियो के, देखो जो तूने तूने हाँ, बोला ना कि पहले की जो है कि वो रेलवे वाला जो रूब्रिक है, रेलवे कार वाला, मीन्स उसकी पहली जो लाइफ होती है सैंग्विनेरियो की। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? मैंने ब्लूटूथ डाला है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो उसका जो पहला वाला लाइफ जो रहता है, मीन्स बीमार रहने के पहले उसकी लाइफ, इस पेशेंट में भी उसकी जो वाइफ थी अच्छे से केयर कर रही थी, सब उसका प्रॉपर चल रहा था। मीन्स इसका जो लाइफ था, लग्जूरियस लाइफ जीते ये लोग पहले सैंग्विनेरियो की, जब वो बीमार नहीं होते तब। और क्या होता है, कई ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो उनका जो सहारा होता है, जिसको इसने हेल्प किया हुआ होता है, वो अगर नहीं रहा पर्सन, तो ये क्या होता है कि इसका हेल्प मीन्स हेल्पलेस तक जाता है, इसको किसी मीन्स किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दूसरा आकर आने वाला है वो इसको हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको जो डिजायर्स जो होते हैं ना सैंग्विनेरिया के, इनफाइनाइट डिजायर्स दिए हैं। मीन्स जितना भी करो उसके लिए कम ही है। पहले एक मैडम ने भी बोला था ये पेशेंट सेल्फी से किया, उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है सेल्फी से किया पेशेंट। तो इसके इसके डिजायर्स इतनी इनडिफाइनाइट है कि आईपीआर इसके डिजायर्स फुलफिल कर ही नहीं पाता है। इसलिए इसको फिर हेल्पलेस फीलिंग, पैरालिसिस वगैरह सब ये रूब्रिक्स में जाएगा ये। समझा? मैम, थैंक यू मैम।
इनडिफाइनाइट डिजायर से, लैस्किवे से ऐसे पेशेंट को अगर हैंडल करना है हमको, तो नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि हमको भी खुद के काम रहते हैं ना। उसकी वाइफ को तो वो वही काम होगा सिर्फ उसकी देखभाल करना, लेकिन अभी बहू को, बेटे को तो दूसरे काम होंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से फिर ये अ, सैंगुनेरिया इरिटेबल हमेशा होता है। आइडिया से असंतुष्ट रहता है, मतलब। बराबर रहेगा ना सर, क्योंकि आईपीआर नहीं कर सकता ना सर, उसके जो इनडिफाइनाइट से जो डिजायर्स वो फुलफिल नहीं हो सकते। और देखो ना, बोरोस ट्रबल्स अवे ऑलवेज फाइंड ट्रबल मीन्स क्या होता है ना, बोरोस ट्रबल्स में क्या होता है ना कि हम लोग खुद ट्रबल्स लेके आते हैं दूसरों के घर पे। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा देखेंगे हम लोग, स्कूल में जाता है, सिर्फ झगड़े करके घर पे आता है, झगड़े करके घर पे आता है, कुछ काम का ना धाम का, उसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो घर वाले भी परेशानी होंगे ना। तो ऐसे ही सांगविनेरिया का होता होगा, घर बैठे बैठे कुछ भी कुटानी करता होगा और ये ट्रबल लाता होगा, और ये सॉल्व करने के लिए फिर आईपीआर को करना पड़ता होगा। तो आईपीआर तो उसको चिढ़ेगा ही ना। इन डिफरेंस टू फैमिली में है क्या ये रेमेडी? मैम इसका आर्सेनिक के साथ बाइटिंग टम्बलर के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर? बाइटिंग टम्बलर के जैसा नहीं ना, रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स में पढ़ा है ना ये। वो समझ समझ लेता है कि अभी ठीक है, ये परिस्थिति है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग रूब्रिक्स में जाता है फिर। बट कैन नॉट मूव इन कैटेलेक्सी। परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट और पोस्टोलॉजी शायद चाहिए ना मैडम? क्या बोले जी ना आवाज? मैम। हाँ, मैंने 30 से स्टार्ट किया था। 30 से स्टार्ट किया था, और 30 देने के बाद ना उनके मेंटल से काफी इम्प्रूव हो गए, चिड़चिड़ापन उनका कम हो गया। और बाद में ना आफ्टर 1 वीक ही शायद मैंने 30 का वाटर डोज दिया था। तो उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, मतलब 4 दिन के बाद उनको इनिमा करना पड़ता था। तो वो कॉन्स्टिपेशन का उनका प्रॉब्लम तुरंत क्लियर हो गया वाटर डोज देने के बाद ना। दूसरे दिन से ही उनके मोशन क्लियर होने लगे। और बाद में मैंने 200 का एक डोज दिया था, वो भी बहुत, मतलब 4-6 महीने के बाद दिया था। अभी भी वो जिंदा है और अच्छा है, मतलब खाना पीना वगैरह। इतनी एज हो गई है उनकी, 89 एज है। हॅलो बहुत हॅलो सुंदर है। हॅलो। पूर्वी मेडिसिन काय दिलं थोडं सॅन्ग्युनेरियाच्या पूर्वी काय दिलं? कालीब्रोम दिया था सर। हाँ, वो पहले 4-5 मेडिसिन क्या दिए थे पूछ रहे हैं अच्छा, संजीवनी में। वराट्रम। वराट्रम एक दी थी मैंने। इसके पहले वराट्रम दी थी। कैरेट डिजायर, कैरेट फास्ट, मुझे वो डेल्यूजन जर्नी है ना, वो कैरेट डिजायर कैरेट फास्ट भी लग रहा था। और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ एंड अडल्ट्रस ऐसे लग रहा था मुझे वो। तो वराट्रम दी थी। और उसके पहले इग्निशिया दी थी। बहुत मैंने पल्सिटिला भी दी थी। बीच में थोड़ा मुझे फेनिंग जैसा भी फील लग रहा था, वो भी पल्सिटिला भी दी थी, इग्निशिया दी थी। और एक कुछ तो दी थी। 5 मेडिसिन मैंने दी थी उनको, मगर और थोड़ा कोई भी नहीं रिजल्ट पाइपलाइन नहीं में आया। कुछ और मिला? सैंग्विनिरिया देने के बाद ना उनको बहुत ही अच्छा, 1 मंथ में ही वो इतने अच्छे इम्प्रूव हो गए ना, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट था उनमें, एक 1 मंथ में ही। एक्सलेंट और एक्सलेंट। वाटर डोज ना बहुत अच्छा काम करते हैं वाटर डोज। बहुत अच्छा पकड़ा मैंने सैंग्युनेरिया आपने। यहाँ पे हमें बाइटिंग टम्बलर दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब ये फेलियर मिलते हैं ना, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ती है, और आउट ऑफ बॉक्स सोचे तो ही ये मेडिसिन हम लोग पकड़ पाते हैं। और देखो यहाँ पे उसका हेल्पलेसनेस फीलिंग इतना है कि रिकॉग्नाइज रियलिटी बट कैन नॉट मूव, मतलब इतना हेल्पलेस है। उसको मालूम है, सब पता है, लेकिन पैरालिसिस के वजह से वो कुछ बिल्कुल हिल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। और इसके लिए वो सबको परेशान करता है। जो आपने लिए बोरोस, ये बाइटिंग का बहुत सिमिलर है, लेकिन फेलियर मिलने के बाद ही हमें
ये सब मेडिसिन पकड़ पाते हैं। और बहुत अच्छा रूब्रिक लिया, थैंक यू मैम। पैरालिसिस कितना बड़ा तो यही हुआ था, नहीं तो मैं कॉमन रेमेडीज देख के थक चुकी थी। अभी मैंने सोचा था कि कुछ तो अलग सोचना ही पड़ेगा। तो मुझे रेमेडी पता नहीं थी, मेरे 3 रूब्रिक के बाद ही ये रेमेडी आई। तो बाद में मैंने स्टडी किया तो ये रूब्रिक भी मुझे लगे, बोरोविंग एंड हेल्पलेसनेस पैरालाइज। बोलिए ना मैम, कुछ तो बोलना चाहती हूँ। पैरालिसिस कितना ठीक हुआ? पैरालिसिस नहीं था मैम उनको। उनको ना स्टार्टिंग 10 साल पहले ना टीबी स्पाइन डिटेक्ट हुआ था, और उनको पोता ही एमडी मेडिसिन है, और ट्रीटमेंट उनको चल रही थी। मगर उसके भी बहुत ही कॉम बहुत सिम्टम्स रहते हैं, स्टिफनेस, बैक स्टिफनेस रहता है, और कॉन्स्टिपेशन का तो मेजर प्रॉब्लम था, एसिडिटी थी, खाना नहीं खा पाते थे ठीक तरह से, स्वेलिंग था, पैरों पे स्वेलिंग था, और हीमोग्लोबिन लो था उनका। पैरालिसिस की तो कुछ कंप्लेंट ही नहीं थी। ये सिर्फ डेल्यूजन है, हमारे केस में जो पैरालिसिस वगैरह है ना, वो सिर्फ डेल्यूजन है पेशेंट का। मोबिलिटी रिस्टोर हमने हो जो गई? डेल्यूजन क्या बोले? मोबिलिटी पेशेंट का पूरा रिस्टोर हो गया, बेड रिडन बाहर आया? नहीं नहीं, पेशेंट ना खुद से, नहीं नहीं, पेशेंट ना खुद से तो नहीं चल पा रहा है। जब मैंने कालीब्रोम दी थी ना, उस टाइम पे भी वो वॉकर लेकर ही चलते थे। क्योंकि एक तो जब मेरे पास आए थे उस टाइम 10 साल पहले टीबी स्पाइन डिटेक्ट हुआ था, और उसके पहले भी ना वो हमेशा बीमार रहती ही थे। तो बहुत ही उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, जो अभी तक वो जिंदा है कहीं तो होम्योपैथी के बलबूते ही। और उनके घर में एलोपैथ होकर भी उनको भी समझ में आता है कि होम्योपैथी से वो इनकी उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है। और पहले भी पेशेंट बेड रिडन था, तब भी कालीब्रोम से उनको जो रिलीफ था ना, मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा रिलीफ मिला था उनको। और जब मेंटल लेवल पे रिलीफ मिलता है ना किसी भी पेशेंट को, तो बहुत बार इम्प्रूवमेंट अलग ही रहती है। मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे 50-60% भी कम हुए ना, तो भी पेशेंट बहुत हैप्पी रहते हैं। और कोई ऐड करना चाहता है? जी बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। क्लाउडी वाला बोला था, वो बोलना संजीवनी, इसमें था ना वो, क्लाउड मतलब क्या बोला था मैंने वो। म्यूट हो मैम आप, संजीवनी मैम म्यूट हो आप। क्लाउडी वेट वेदर एंड डैम्प वेट वेदर, ये जो दोनों रूब्रिक है ना, यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज करते हैं। तो क्या होता है ना, पेशेंट की लाइफ में सनशाइन सनशाइन ही नहीं होता। मतलब क्लाउडी वेट जब रहता है तो हम देखते हैं कि सनरेज ही नहीं आते। तो इस टाइप का मेंटल सिचुएशन रहता है पेशेंट का। पेशेंट का आईपीआर आजू बाजू लोग, क्योंकि पेशेंट का जो नेचर ऐसा है, लेजीनेस, दूसरों पे डिपेंड रहना, इनफाइनाइट डिजायर्स, इस कारण ना आईपीआर थक जाता है, और आईपीआर आजू बाजू लोग ही उनके लाइफ में डैम्पनेस क्रिएट करते हैं। मतलब नो सनशाइन, नो होप ऑफ रे, ऐसे इस टाइप का पेशेंट का लाइफ रहता है। ये भी बहुत अच्छे रूब्रिक है दो इस केस में। एक्चुअली रूब्रिक बहुत ही कम है इसमें, जो कुछ भी है अच्छे रूब्रिक है, हम हमारे डेली प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं अच्छे से रेमेडी। मेनली ना ओल्ड एज पेशेंट में जो बेड रिडन वगैरह रहते हैं ना, उस वैसे केसेस में हम सोच सकते हैं रेमेडी को।
यस संजीवनी, बहुत बढ़िया केस संजीवनी, थैंक यू। हम्म। अभी क्या करें सर? मनोज सर को वगैरह कुछ ऐड करना है? सर है क्या? हेलो, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट है, कहीं सर बिजी होंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो तब तक। मैम ये केस में है ना, अभी सिंथेसाइज किया तो सिलिशिया बहुत सिमिलर चल रही थी, मतलब सेकंड नंबर पे सिलिशिया आ रही थी सिंथेसिस। तो इसको डीडी कैसे करेंगे सिलिशिया से? सिलिशिया, सिलिशिया हाँ, क्या क्या रूब्रिक डाले आपने? मतलब डेलीजेंट परसिक्यूटेड, वो बाद में फिर मैंने कट कर दिया, लेकिन फिर ये सब आया ना मैम, हेल्पलेसनेस फीलिंग, इरिटेबिलिटी। एंड हाँ तो इरिटेबिलिटी का कौन सा रूब्रिक डाला आपने? नहीं, सिर्फ माइंड इरिटेबिलिटी लिया मैम। तो ऐसे नहीं सेकंड होता नंबर ना पे मैम, सिलिशिया आया। हाँ हाँ। हम डीडी करेंगे मगर ऐसा नहीं होता ना। सिर्फ इरिटेबिलिटी रूब्रिक ऐसे नहीं होता। एक तो क्या है ना, जितना हम कॉमन पे जाए तो कभी हम करेक्ट रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी रेमेडी हो, अनकॉमन हो कॉमन हो, हमें तो कॉमन रेमेडी से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो हम जितना हो सके ना उतना पर्टिकुलर हमें सोचना चाहिए। हम कॉमन पे अगर जाए ना तो कभी कभी भी करेक्ट रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते। अभी इरिटेबिलिटी इजीली ए रूब्रिक था हमारे केस में, इरिटेबिलिटी तो मैंने लिया ही नहीं। और सिलिशिया में मेन क्या रहता है ना, ऐसे केसेस में एंग्जाइटी हिमसेल्फ बहुत रहती है, अगर ऐसी केस हो कोई बेड रिडन पेशेंट की तो। आपको समझ में आया ना पर्टिकुलर रूब्रिक्स, कॉमन अनकॉमन रूब्रिक्स के बारे में समझ में आया ना जो मैं बोल रही हाँ हूँ? हाँ, समझ में आया मैम। हाँ ये सैंडविन एरिया का तो आया समझ में, लेकिन वो सेकंड नंबर पे सिलिशिया आ रही थी ना, मैं बोली उसका डीडी मतलब कैसे नहीं करें नहीं, मतलब। सिलिशिया नहीं है मैम, सिलिशिया नहीं आई। अच्छा आपको अच्छा, कुछ तो डिफरेंट रूब्रिक आप ले रही है शायद। ओके, चेक करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी मैम, सिलिशिया जो है ना वो मिनरल रेमेडी है ना। कॉन्शियस रहता है, वो अपनी जो भी उसने सोसाइटी में इमेज बना के रखी रहती है ना, उसको वो मेंटेन रखना रहता है। बहुत ज्यादा टिमिडिटी होती है, इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन होता है, बहुत सर्वाइल होता है, बहुत माइल्ड होता है ना, सुनता सबकी है, करता अपने मन की है ना, किसी से ज्यादा बहस नहीं करता है। तो वो बिल्कुल उस तरह से रहता है साइलिशिया। और ये जो आज के केस की रेमेडी है, ये प्लांट रेमेडी है और रेनोनकुलस फैमिली को बिलोंग करती है। तो इसमें ओपियम है, कोकुलस है, चेलिडोनियम है, स्टेफी है, ये सब रेमेडीज आ जाते हैं। तो आप बड़े कैनवस में आप देखेंगे तो फिर आपको और अच्छे से इसको लेके क्लियरिटी होगी। तो बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं रिकॉग्नाइज द रियलिटी बट कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी। इस रूब्रिक में हमने कुछ केसेस देखे हैं, या होपफुल रिकवरी ऑफ कुछ ऐसा भी देखा है। लेकिन ये आज का जो बोरोइंग फ्रॉम एवरीथिंग है और जो इसकी हेल्पलेसनेस और पैरालाइज फीलिंग है, ये हमको पहली बार सेंगुनेरिया का ऐसा केस देखने को मिला है। और ये बोरोइंग फ्रॉम एवरीथिंग इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि पेशेंट हर किसी से कुछ ना कुछ मांग रहा है। फैमिली वालों से भी कभी कुछ ना कुछ उसकी मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, क्योंकि डिपेंडेंट है ना। तो वो आयुर्वेद वाले से भी, एलोपैथी वाले से भी, होम्योपैथिक डॉक्टर से भी,
और यहाँ तक जो बसम आपने बताया या जो इस तरह का रहता है रिलीजियस में, उस तरह से भी। तो ये सच में बिल्कुल ही एक नया एंगल था मैम। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार आज का ये ब्यूटीफुल केस प्रेजेंट करने के लिए, और सिंपल सिंपल रूब्रिक्स के थ्रू सिंप्लीफाइड तरीके से सेंगुनेरिया हम सभी को सिखाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी ओके तो जी मैम, तो डीप अगर किसी ग्रेटिट्यूड को टू अवर। रिकॉर्डिंग हाँ सुनने के बोलिए। बाद भी किसी को अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं मुझे। यस मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड टू ऑल मेंटर्स। थैंक यू सर। जी माय प्लेजर मैम। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम, डॉक्टर अश्वनी मैम, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट BC में। थैंक यू सो मच।